27 सीटों के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ संगठन को मजबूती दे रहे हैं। जाति के आधार पर पन्ना प्रभारी नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी, समन्वयक, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और पन्ना प्रभारियों के बीच काम का बंटवारा किया गया है। बूथ लेवल पर जिम्मेदारी तय की जा रही है। हो भी क्यों ना, आने वाले उपचुनाव किसी आम चुनाव से कम नहीं है। मैं पिछले 4 महीनों में अपना पूरा समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत है। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव, मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। दूसरी तरफ तैयारी में बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे है। उसके संगठन की जमावट पहले से है। उपचुनाव के मैदान में भी उसके दिग्गज उतर चुके हैं। ग्वालियर चंबल में 3 दिन सदस्यता अभियान चलाया। मालवा निमाड़ में 1 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैराथन दौरा किया। अगले 2 दिन प्रदेश मुखिया बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना और भिंड में मैराथन दौरा करेंगे। मेरा दौरा है, माननीय नरेंद्र सिंह जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने दौरे हैं, सिंधिया जी के अपने दौरे हैं, माननीय संगठन महामंत्री जी के अपने दौरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोविड के संकट के कारण से रोकी थी जरा, क्योंकि उन नॉर्म्स का पालन करना, महामारी के संकट में जो लॉकडाउन, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब धीरे धीरे चूँकि चुनाव भी नज़दीक है, इसलिए हम लोगों ने एक सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और जो अभियान है उसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, उसको और गति देने का काम हम सब लोग मिलकर के करने वाले हैं। उपचुनाव में आंकड़ों से समझें तो कौन किसे पटकनी दे सकता है। राज्य विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। फिलहाल 203 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी की सरकार के पास 107 विधायक हैं, जो बहुमत से 5 ज्यादा हैं। वहीं कांग्रेस के पास 89 विधायक हैं। उपचुनाव हो जाने के बाद बहुमत का आंकड़ा 116 हो जाएगा, जिस तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कम से कम 9 और कांग्रेस को सभी 27 सीटें जीतनी होगी। उपचुनाव में आंकड़ा कम होने पर 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी, 1 एसपी समेत 7 विधायक बड़ा रोल निभाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है किसमें कितना है दम। और दम का फैसला होता है आपके परिवार से। और अगर बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं कर रहा हूं तो यहाँ परिवार का मतलब है आपका संगठन। और इसीलिए कमलनाथ जी बहुत आदर से ये बात कहते हैं कि हमारी टक्कर बीजेपी के मजबूत संगठन से है। वो ये भी दावा करते हैं कि बीजेपी की कोई उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन हमारी भिड़ंत अगर किसी से है तो वो है बीजेपी का संगठन। ये बात वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि बीजेपी का संगठन एक ऐसा कारगर संगठन है जो जब जोर लगाता है तो कई बार ऐसे परिणाम लेकर आता है कि देखने वाले और ख़ासतौर से प्रतिद्वंदी पार्टी हक्की बक्की हो जाती है। और 2014 लोकसभा इलेक्शन में भी यही हुआ और 2019 में भी यही हुआ। 2018 मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ज़रूर नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ से अगर हम तुलना करें, जहां एक आंधी थी कांग्रेस की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वो आंधी कांग्रेस की रोक ली और दोनों के बीच का अंतर किसी T20 के रोमांचक मैच की तरह कर दिया, 5 सीटों का अंतर। और यही वजह है कि बीजेपी ने आस नहीं छोड़ी और वो ये मानती रही और दावा भी करती रही कि उसके मतों का प्रतिशत कांग्रेस से बेहतर है और सरकार बनाने के लायक पार्टी वही है। अब ये अलग बात है कि क्या घटनाक्रम था, क्या परिस्थितियां थीं और कैसे बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन आखिर सरकार भी उसने बना ली। कमलनाथ जी कहते हैं बीते 4-5 महीनों से मैं संगठन मजबूत कर रहा हूं। काश 4-5 महीनों में संगठन मजबूत हो जाते, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उनसे जो उम्मीद आप कर सकते हैं, और ये अकेले कमलनाथ जी के बस का काम नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा मदद तो उन्हें राहुल गांधी जी की तरफ से चाहिए, जो शायद नहीं मिल पा रही है। खैर, ये तमाम बातें हैं जो विश्लेषण का सब्जेक्ट हो सकती हैं। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सीनियर लीडर ओम प्रकाश सकलेचा जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। उनके काउंटर पार्ट हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर
बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आज पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राठौर साहब नज़र आ रहे हैं, धन्यवाद उनको। जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। भट्ट साहब, कमलनाथ जी जिस तरह कह रहे थे, पहला सवाल आप ही से लेकर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ आऊँगा। वो जब ये कह रहे थे कि 4-5 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने संगठन ही को तो मजबूत कर रहा हूँ, और हमारी भिड़ंत बीजेपी के संगठन से, वो बात साफ साफ कह जाते हैं, घुमाते फिराते नहीं है राजनीति की गलियों में। किस तरह देखते हैं आप उनके इस स्टेटमेंट को? यानी कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि अगर उसकी भिड़ंत है तो वो बीजेपी के कैडर से है, बीजेपी के कार्यकर्ता से। जी भट्ट साहब। हाँ शरद जी, ये बात तो बिल्कुल सही है जो कमलनाथ जी ने कही है कि उनकी जो भिड़ंत है वो भाजपा के संगठन से है। और भाजपा का संगठन कितना मजबूत है ये बेहतर तरीके से कमलनाथ भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है। लेकिन कमलनाथ जी पिछले 4 महीने से इस बात के पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जो संगठन मृतप्राय सरीका हो गया था उनके मुख्यमंत्री और अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि वो समय ज़्यादा समय नहीं दे पाए थे, तो अब उस संगठन में पूरी तरह से जान फूंक दें। चूँकि महत्वपूर्ण सीटें आपके चंबल और उधर के संभाग की हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान निश्चित तौर पे वहाँ पर केंद्रित है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके पास चेहरे कौन से हैं। कांग्रेस के पास आज की तारीख में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, ये 2 प्रमुख चेहरे हैं, जबकि बीजेपी के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है, उनके पास बड़े बड़े चेहरे हैं। और उसके साथ जो आरएसएस के संगठन उनके जो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रचार करते हैं और अंदर ही अंदर बीजेपी को मजबूत करते हैं, उसका मुकाबला कांग्रेस का संगठन अभी कर नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी जो आपने बात कही कि जो नंबर की बात है, तो अगर कांग्रेस 27 सीटें जीतती है तब वो 116 के आसपास 116 पहुंच पाएगी, जो बहुमत के करीब है, जो बहुमत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 27 सीटें जीतना निश्चित तौर पे असंभव बात है, जबकि बीजेपी को ये लगता है कि अगर हम 15-17 सीटें जीत जाएं, और इसलिए मुझे लगता है कि जी, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर वो इतनी सीटें जीत जाए तो सारी उसकी कठिनाई, उसकी चुनौती दूर हो सकती है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग एक टास्क है। राठौर साहब, आप किस तरह देखते हैं 27 की 27 सीटें जीतने की बात सोचना? मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीति है, लेकिन बीजेपी एक बेहद मजबूत पार्टी है और 2018 के नतीजे भी हमको ये बताते हैं कि स्थितियाँ किस तरह की रही हैं। भट्ट साहब की तरफ मैं फिर चलूँगा, वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपकी रिएक्शन लेता हूँ। जी राठौर साहब, बस कुछ सेकंड्स की बात है। भट्ट साहब, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी 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 मैं वही कह रहा था कि इसलिए इस मुकाबले में कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है और बीजेपी के जो बड़े नेता वहाँ पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो चाहे वो बीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तो आपने देख ही लिया कि बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे पास 74,000 जो उनके साथी थे वो हमारे पार्टी में शामिल हो गए। अब उसमें कितना दम है ये तो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है और जो उनकी तैयारी है वो कांग्रेस से अभी काफ़ी आगे है। जी भट्ट साहब, क्या मैं चलूँगा राठौर साहब की तरफ। राठौर साहब, भट्ट साहब की बात सुनिए आपने, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, क्या कहेंगे? जी राठौर साहब। जी देखिए, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई देता है, और चैलेंज है भी। लेकिन जब हम अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करते हैं, जी, हम अपने कार्यकर्ता के मेहनत और काम के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमें वो चैलेंज बहुत ज़्यादा कठिन नहीं दिखाई देता। मैं तो इसलिए कि मैं खुद राजनीति में आया, मैंने निर्दलीय से शुरुआत की। उस वक्त जो है सारे लोग, बहुत बड़े बड़े नेता मुझे सामने दिखाई देते थे, लेकिन जनता का साथ था और परिणाम आपके सामने था कि वही निर्दलीय रहते मैंने 40 हज़ार से ऊपर से भी उन चुनाव को जीता। तो जब एक विधानसभा में ये स्थिति बन सकती है काम के दम के ऊपर, विश्वास के दम के ऊपर और जनता जनार्दन के दम के ऊपर, तो वो स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में 27 सीटें क्या, उससे आगे वाली सीटों पर भी बन सकती है। तो मध्य प्रदेश में अभी इन 5 महीनों में ताकत के साथ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संगठन पर काम किया है। आज अध्यक्ष से लेकर
और सेक्टर प्रभारी और पन्ना प्रभारी तक हमारी पूरी तैयारी हो गई है। और उससे भी बड़ा मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा जी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हम देंगे, वो नहीं दिए। उन्होंने कहा था 50,000 रुपए हम कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं किए। एक नहीं अनेकों, बल्कि क्या किया, डीजल 12 रुपए लीटर बढ़ा दिया, पेट्रोल 12 रुपए लीटर बढ़ा दिया। आज बिजली के बिल जो हैं वो गरीब आदमियों के भी 50-50, 60-60 हजार रुपए के आ रहे हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं उस दूसरी दिशा में नहीं जाना चाहता। तो इनके पास कुछ करने को कहने को है नहीं। ये चुनाव आप विश्वास करिए, ये चुनाव कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन लड़ेगी। और एक तरफ जनता होगी और दूसरी तरफ होगा विश्वासघातियों का जमावड़ा, जिससे बदला जनता लेना चाहती है। और इसके परिणाम आप देखेंगे। अभी कहने में तो जरा लगता है कि बहुत भारी है, बहुत भारी है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा हम और आप इसी चैनल के ऊपर बैठेंगे और बात करेंगे। हो सकता आप ही ये कहेंगे ये तो आपने कहा था लेकिन ऐसा हो गया, और ऐसा होगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने काम के दम के ऊपर और लोगों के जनता जनार्दन के आशीर्वाद के ऊपर। ये लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है हम सत्य के साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के विश्वास को तोड़ा गया, जिस तरीके से उनके मतों को बेचा गया, और जिस तरीके से आज लोगों के सामने परेशानी खड़ी है, लोगों में गुस्सा इस बात का है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि सामने कितने नेता हैं। चलिए सिकलेचा साहब की टिप्पणी ले लेता हूं मैं। हुआ था उसमें भी बड़े बड़े योद्धा सब एक तरफ थे जी, लेकिन उसके बावजूद भी जीत पांडवों की हुई थी। संख्या बल जरूर नेताओं का। जी जी, तो चलिए आपने 2-3 महत्वपूर्ण दावे कर दिए कि पांडव भी आप हैं, सत्य के साथ भी आप हैं, और आपने ये दावा भी किया है कि उपचुनाव के नतीजे जब आएंगे तो परिणाम उदाहरण सामने होगा। बिल्कुल जी, आपके आशावाद को प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी देता हूं। सकलेचा साहब मुस्कुरा रहे थे, सोच भी रहे थे। संजीदा राजनेता हैं, मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, असरदार बोलते हैं। जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। बिल्कुल, वाह जी। सकलेचा साहब इसको दबाव मत समझिएगा। जी 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 सर, बोलिए जी। नहीं, वो वास्तव में जो राठौर साहब ने कहा वो मेरे अभिन्न मित्र हैं। व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक भी है। क्या बात, भाभी से भी हमारे परिवार का अच्छा संबंध है। ये केवल दिखाने की राजनीति वाले नहीं। क्या बात है, क्या बात। हम उनके होटल में भी एक बार जाके भोजन करे हैं कमेटी में। वाह जी। लेकिन आज जो मुद्दा है वो वास्तव में इस बात का है कि जनता और सपना कैसा देखना, और ये विश्वास के साथ बात करना उनकी मजबूरी भी है, उनकी जरूरत भी है, ताकि उनका कार्यकर्ता उनके साथ बंधा रहे। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि मैं तो उस संभाग का रहा नहीं, मुझे उनके संभाग में अभी 2 सीटों का प्रभारी बना के भेजा, पार्टी ने निर्देश दिया जी। तो मैं मुरैना 2 सीटें मेरे जिम्मे हैं, तो उनके एरिया में भी जाऊंगा तो उनसे संपर्क भी और बढ़ेगा जी। लेकिन 3 बातें बहुत साफ है कि बीजेपी को अगर इस चीज को मेंटेन करने के लिए, सरकार को मेंटेन करने के लिए कुल 9 सीटों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जी। जो 3 अलग अलग डिवीजन है वहां से बड़ी आसानी से, उसके लिए बीजेपी को कोई कोर कसर की जरूरत नहीं है। आज तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें संगठन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। कहीं पे भी कोई भी उपचुनाव रहा हो, हमेशा बीजेपी को उसमें ज्यादा विजय मिली है, क्योंकि संगठन काम करता है, एकजुटता आती है। कांग्रेस में जो मूलभूत परिवर्तन है वो एक परिवार के साथ बंधे हुए कई टुकड़े हैं। वो टुकड़े केवल एक परिवार को जानते हैं, बाकी नीचे उनके बीच में कोई समन्वय नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, और हर आदमी अलग अलग दिशा में चलता है। उसी का नतीजा उनकी सरकार का कोलैप्स होना, और उसी का अगला नतीजा वो देखने वाले हैं। बहुत अच्छा कहा मेरे अभिन्न मित्र ने कि भैया हम बाद में भी अपन साथ तीनों एक बार और चर्चा करेंगे चुनाव के परिणाम के साथ भी, क्योंकि इनको कोई कहीं पे भी बीजेपी को कहीं कोई डाउट नहीं है
और पब्लिक भी बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि कांग्रेस ने 15 महीने 16 महीने में जनता के साथ क्या व्यवहार किया। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सर्टेनली राठौर साहब ने अपने क्षेत्र को जमा के रखा होगा। जी। केवल राठौर साहब की विधानसभा में थोड़ी चुनाव है, चुनाव तो पूरे मध्य प्रदेश में है। वहां किस किस के क्या क्रियाकलाप थे 15 महीने के, कहां कहां कौन कैसे लड़ते थे, जी। क्या लूट खसोट मची थी, कैसे ठेके हुए गए थे, कैसे सरकार के तंत्र पे किन लोगों ने कब्जा किया था, जनता त्रस्त हो गई थी। हम तो ये कहते हैं कि हमने मेरा ही नहीं मालवा के सभी का एक ही वाक्य आया था कि 15 साल की इस सरकार ने हमें 15 साल की नई लाइफ दी है। ये केवल उपचुनाव की नहीं, मैं 15 साल की अगले 3 चुनाव की भी हमें विश्वास दे दिया कि इनका कहीं अता पता नहीं आएगा। इनको सबसे पहले अपने संगठन में तो एक रूपता लानी पड़ेगी जी। और बिना संगठन की एक रूपता के जी। कहते हैं, मैं तो एक बहुत छोटी सी कहावत कहूंगा, टू मेनी कुक्स ऑलवेज स्पॉइल द फूड। और राठौर साहब तो इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। जी। मुझे उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत लेकिन नहीं है, आप उनका आप चीफ शेफ जो है अच्छा सिंधिया साहब को तो ले ही आए बीजेपी में। आप चीफ शेफ कहूं मैं उनको कमलनाथ जी के साथ, कमलनाथ जी सीनियर मोस्ट चीफ शेफ थे और उसके बाद देखिए उनके पास कोई चीफ शेफ नहीं बचा, वो बात अपनी जगह है। हाँ। लेकिन मैं ऐसे शब्दों का किसी व्यक्ति पे नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे भी सामने क्षमा कब कीजिएगा। कौन सा वाक्य कौन पकड़ के उसके उत्तर सवाल जवाब मांगेगा। वो सवाल जवाब वो राजा महाराजा लोगों के बारे में, ये भी राजा महाराजा हैं, ये भी ठाकुर लोग हैं। मुझे बड़ा डर लगता है, मैं बनिया जैन आदमी हूँ, सबसे डर के हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। लेकिन एक बात पक्की है कि उस ग्वालियर संभाग में सबसे बड़ा पूरी शक्ति का प्रदर्शन केवल सिंधिया जी का था। चलिए मैं आता हूं दूसरे राउंड की तरफ। सकलेचा साहब, मैं आता हूं, लौटता हूं, वक्त कम है मेरे पास, मैं लौटता हूं बिल्कुल। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से वो सब कुछ कह दिया जो आपको कहना था। जी। और आपने प्रशंसा भी कर दी, बृजेंद्र सिंह जी की भी कर दी, सिंधिया जी की भी कर दी, और ये भी बता दिया कि आप बड़ी सरलता से, कि साहब डर भी लगता है इन लोगों से। चलिए डरिए मत, बृजेंद्र जी बड़े सरल व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। राठौर और निश्चित तौर पर उनका अपना एक इतिहास है। नहीं, बृजेंद्र जी से जी। भट्ट साहब, बड़ा सवाल ये है कि कमलनाथ जी का ये जो होमवर्क है, निश्चित तौर पर पन्ना प्रमुख हैं और बीजेपी की शैली में जितना वो कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर उनका एक अपना कॉरपोरेट स्टाइल भी है। कॉरपोरेट स्टाइल ये कहता है कि आप पूरा सर्वे साथ रखिए, क्या माइनस है क्या प्लस है इसका पूरा रिकॉर्ड रखिए, और इसके लिए वो संगठन पर मेरे ख्याल से बहुत हद तक निर्भर भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम उनका अपना बैक ऑफिस करता है। और 2018 में भी जब वो आए थे तो इसी बैक ऑफिस के साथ आए थे। ये उनको अलग भी ले जाता है। क्या लगता है आपको, कमलनाथ इस मामले में कितना कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं? वक्त कम है तो संक्षिप्त प्रतिक्रिया, फिर दोनों मेहमानों की भी एक मिनट में मैं प्रतिक्रिया समाप्त करूंगा। जी भट्ट साहब। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि पहली बार इस तरह का जो बूथ लेवल पे कांग्रेस काम कर रही है, पहले कभी हुआ नहीं। जो राजीव गांधी बूथ संपर्क योजना उन्होंने अभी चलाई है कि हर घर में जाके वो कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और बीजेपी ने किस तरह से उनकी सत्ता छीन ली ये भी बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये कैसेट बिल्कुल घिस चुका है। आप बार बार उसी बात को बताओगे, जनता को भी मालूम है कि कैसे चली गई सरकार, क्या हुआ। आप किसी की लाइन छोटी करने के बजाय अपनी लाइन अगर बड़ी करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि बिजली का बिल का मामला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पूरा प्रदेश इस समय करा रहा है। जिस तरह से कमलनाथ सरकार में बिजली के बिल का लोगों को फ़ायदा मिला था, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे निम्न वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, वो चीज़ निश्चित तौर पे ऐसे मुद्दों को उछालना चाहिए जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी अपने स्तर पे जिस तरह का प्रचार तंत्र उनका है, जिस तरह के उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उसका मुकाबला करना थोड़ा कांग्रेस को कठिन तो लगता है। लेकिन कमलनाथ अगर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी शुभकामनाएं देना चाहिए। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
राठौर साहब, बस फर्क यही है कि कमलनाथ जी मैच को रोचक तो बनाए हुए हैं क्योंकि उनकी खुद की प्रेजेंस है और कैप्टन कमलनाथ है, वो काफ़ी चतुराई भी है, अनुभव भी है, तमाम चीज़ें भी हैं, सर्वे भी है, तमाम चीज़ें उनके साथ हैं। हाँ, लेकिन उनके साथ वही दीवार का डायलॉग है कि बीजेपी जैसा मजबूत संगठन नहीं है, मेरे पास बीजेपी का मजबूत संगठन है। यही जवाब बीजेपी देती है कि नहीं साहब आप लाख कह लीजिए लेकिन ये जवाब हमारे पास। क्या कहेंगे आप? जी देखिए तो जी, कई बार जो है जब हम क्रिकेट खेलते हैं और हमें लगता है कि हमारी टीम कमज़ोर है और 2 ही प्लेयर ऐसे निकल जाते हैं कि वो डबल सेंचुरी मार देते हैं और पूरी टीम धाराशायी हो जाती है जी। तो ये होता है खेल में। तो राजनीति भी एक खेल है, इसमें भी कोई असंभव नहीं है। अपनी अपनी सोचना अपने तरीके से, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है और असंभव को संभव बनाना वो ही महत्वपूर्ण है और उसको हम लोग बनाएंगे। एक बात। नंबर 2, हमारे मित्र ने कहा कि इनके अंदर तो बड़ी आपस के झगड़े हैं, तो जरा देखें बिश्नोई जी क्या कह रहे हैं, भार्गव जी क्या कह रहे थे, नरोत्तम जी क्या कह रहे हैं, अब सिंधिया जी क्या कह रहे हैं। तो झगड़े सब जगह हैं, वो केवल एक जगह नहीं है। आप भी उसे बीमारी से ग्रस्त हो और वो चलता रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। तीसरा, हमारे मित्र ने कहा कि ये राजा लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, मुझे डर लगता है, हालांकि हमारे इनके व्यक्तिगत संबंध एक अलग बात है। तो मैं इनसे कहता हूँ भैया मैं तो जो है उसी आपके विचारधारा का चलने वाला आदमी हूँ। आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा कि गांधी जी एक चतुर बनिया थे। मैं उस शब्द को नहीं बोल रहा हूँ, वो अमित शाह जी का शब्द है कि गांधी जी एक चतुर बनिया थे और मैं हमारी पार्टी उन्हीं के सिद्धांत के ऊपर चलती है। तो हमारी आपकी तो वैसे भी मित्रता हो जाती है, तो अगर हमसे डर है तो लोगों को आपसे भी डर हो जाएगा। इसलिए इस बात को छोड़िए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने 15 महीने के अंदर संक्षेप में राठौर साहब वो काम करके दिखाए कि 15 साल के लिए लोग इनको कोस रहे हैं। जी एक सेकंड में हमारा संगठन उस वक्त मजबूत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में हम जीत के आए और उसका आज इन्होंने 51,000 रुपए बच्चियों के आज 28,000 रुपए कर दिए। तो क्या इनसे लोग खुश होंगे? बिजली का बिल आपने चौगुना कर दिया, तो क्या इनसे लोग खुश होंगे? डीजल किसान का आज जो है क्या हालत आपने कर रखी है। मजबूत तर्कों के साथ सामने आए राठौर साहब। सकलेचा जी, वक्त कम है मेरे पास, जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। जी अब वो बताएं कि जो है वो 2 लाख रुपए के कर्जे कब तक माफ करेंगे, तब तो इनकी बात बनती है, वरना कहां से सकलेचा जी की बात बनती है। जी सकलेचा साहब। सर देखिए 3 विषय बहुत साफ है कि आप कितनी ही बातें करें, संगठन का एक अपना महत्व है। पुरानी रचना और वो रचना जमीन पे जब उतरती है तो वो रिजल्ट देती है। जहाँ तक सवाल है कि चुनाव में कमलनाथ जी नंबर परसेंटेज ऑफ वोट में नहीं जीते, जो पॉकेट कैप्चर करने से जीते। और एक और वाक्य मैं कहूँगा, बड़ा अच्छा सा वाक्य आया था कि कभी भी अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए किसी को भी। कमलनाथ जी की अपनी चाल है, अपनी स्टाइल है, लेकिन वो अगर कभी फेल होंगे तो वो दोहरी स्टाइल में फेल होंगे। वो कभी भी अपनी चाल में फेल नहीं होंगे। उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से सफल बनाया है। मैं उनको कम नहीं आंकता हूँ, लेकिन मैं इस बात को आंकता हूँ कि वो नकल के चक्कर में वो ना अपनी चाल में रह पाएंगे ना इस चाल में रह पाएंगे, और वो उसी में कोलैप्स होके गिरेंगे। आपको ये आज लिख लीजिए, आज मेरा वाक्य रिकॉर्ड रखिएगा आप। अपन 3 महीने बाद वापस उस पर चर्चा कर लेंगे चुनाव के बाद। जी नकल से आपका आशय है कि बीजेपी की नकल, वो मंदिर कितनी बार चले जाए, चाहे वो पूजा पाठ कर ले, जी बिल्कुल बिल्कुल वो सामने भैया सबकी बातों में वही बात आ रहा है कि वो पेज प्रमुख हमारी स्टाइल सीख रहे हैं, वो पन्ना वो उसको कर रहे हैं, वो भी समझाना पड़ेगा कि वो भी जरा पहले जैसे सादगी में रहे, बहुत स्टाइल के कपड़े न पहने। जी चलिए मैं वाइंड अप करूंगा। मैं वाइंड अप चलिए, करूंगा। सकलेचा साहब मैं वो भी ऑब्जर्व करता हूं, लेकिन विषय बहुत सीधा है। 3 महीने की। धन्यवाद जी 3 महीने धन्यवाद हमारी। जी बहुत धन्यवाद आपको भी राठौर साहब, और धन्यवाद भट्ट साहब को भी। और 3 महीने के बाद का कॉल आज हुआ है 2 अभिन्न मित्रों के बीच में जो कांग्रेस और बीजेपी से आते हैं। एक का नाम है कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार ओम प्रकाश सकलेचा जी, और दूसरे उनके अभिन्न मित्र हैं कांग्रेस के, जो देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा कि राजनीति की धारा भले ही एक दूसरे से भिड़ंत लेती रहे पक्ष और प्रतिपक्ष की, लेकिन उनकी मित्रता कायम है। ये चमकते चेहरे बताते हैं कि राजनीति में प्रेम सौहार्द का स्थान बना हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भिड़ंत है, ये भिड़ंत कितनी दिलचस्प होगी।
एक तरफ वो कांग्रेस है जो 27 की 27 सीटों से अपने भविष्य को अहिल्या की तरह अपने उद्धार पर दृष्टि रखे हुए है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो जानती है कि उसको इतना नहीं भागना है, सिर्फ 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें लाकर वो अपनी तकदीर और सरकार का स्थायित्व हासिल कर सकती है। कैसे, ये जनता जानती है, और किस तरह की ये टक्कर होगी ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का एक बेहद अनुभवी नेता है और दूसरी तरफ बीजेपी का एक अमोघ और अचूक संगठन। ये भिड़ंत वाकई कमलनाथ और बीजेपी के मजबूत संगठन की है, यानी 2 कमल की है, भारतीय जनता पार्टी का कमल और कांग्रेस का कमल यानी कमलनाथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।